हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। और बेटा मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। इसी क्रम में बेटा आज मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आपके लिए लेकर आया हूं एक और स्पेशल क्लास, जिसमें हम क्लास 12th की मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर आव्यूह के विविध प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का हल डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आप सब ने पिछली क्लास तक इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया है। एक छोटा सा टॉपिक बच गया था हमारा, आव्यूह का व्युत्क्रम। उस टॉपिक को बेटा मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको अगला चैप्टर सारणिक पढ़ाऊंगा तब बेटा मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो देखो, इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हमने आव्यूह क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, आव्यूह के प्रकार डिस्कस किए, आव्यूह की समानता के बारे में बात की। फिर हमने बेटा आव्यूह पर संक्रियाएं देखी, जिसमें हमने आव्यूह का योग करना, अंतर ज्ञात करना, किसी आदेश से गुणा करना और आव्यूह का गुणन डिस्कस किया। देन इसके बाद हमने परिवर्त आव्यूह के बारे में बात की और उनके गुणधर्म डिस्कस किए। और फिर हमने सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ा एवं उनके गुणधर्म डिस्कस किए। बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत आपको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से यही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हम लोग आज विविध प्रश्नावली में दिए गए क्वेश्चंस के हल डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आपकी क्लास 12th की मैथ्स के हर एक चैप्टर के लास्ट में विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण दे रखे हैं। ये बेटा जो विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण के क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना केवल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि साथ में प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे जेई, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसलिए आप सब आज की इस क्लास को अच्छे से अटेंड करिएगा, क्योंकि बेटा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके माध्यम से आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप सब आज की क्लास को अटेंड करिएगा। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको जब आव्यूह चैप्टर की शुरुआत की थी तब बताया था कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये क्लास 12th की मैथ्स का एक इजी चैप्टर भी है और इस चैप्टर से 1 अंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2 अंक के क्वेश्चन भी आते हैं और 5 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब बेटा मैं आपको पिछली क्लास तक बता चुका हूँ। इस चैप्टर के ऑलरेडी 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने उन 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस क्लास के खत्म होते ही उन लेक्चर्स को अवश्य देखिए। ये बेटा इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है और आज हम विविध प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, क्योंकि देखो समय ना मेरे पास ज़्यादा है ना ही आप लोगों के पास है, ठीक है। समय बेटा बड़ा बलवान होता है, ओके। तो समय को बिगाड़े बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहले बेटा मैं आपको उदाहरण नंबर 24 का हल कराता हूँ। देखो उदाहरण नंबर 24 है, यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए कि ए आव्यूह हमारे पास ये है, बी आव्यूह बेटा ये है, सी आव्यूह ये है। हमें एक ऐसा आव्यूह डी ज्ञात करना है कि सी डी माइनस ए बी बराबर 0 हो। क्या हो? सी डी माइनस ए बी बराबर 0 आव्यूह हो, ठीक है। अब देखो बेटा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा यहां पर हम सभी आव्यूह की कोटि लिखते हैं। देखो ए आव्यूह की कोटि है 2 गुणा 2, बी आव्यूह की कोटि भी बेटा 2 गुणा 2 है, सी आव्यूह की कोटि भी 2 गुणा 2 है। अब मुझे डी आव्यूह की कोटि अभी नहीं मालूम, भाई डी आव्यूह नहीं मालूम हमें, तो डी आव्यूह की कोटि कहां से मालूम होगी। चलो मान लेते हैं डी आव्यूह की कोटि m गुणा n है, ठीक है। अब यहां पर देखो सी डी माइनस ए बी 0 आव्यूह के बराबर है, मतलब सी डी परिभाषित है। अब सी डी कब परिभाषित होगा? जब सी के स्तंभों की संख्या
डी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। मतलब इसके यहां से हमारे पास m बराबर 2 आ गया। मतलब मुझे ये तो पता लग गया कि डी आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है कि कितने स्तंभ हैं। देखो कैसे लगाऊंगा। चलो भाई, गुणन तो संभव हो गया। अब सी डी आव्यूह की कोटि क्या बनेगी? सी डी आव्यूह की कोटि बनेगी 2 गुणा n। ओके, अब यहां पर बेटा ए बी आव्यूह भी है। अब ए बी आव्यूह परिभाषित है क्या? देखो, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब ए बी परिभाषित है। ए बी की कोटि कितनी होगी बेटा? ए बी की कोटि हो जाएगी 2 गुणा 2। ठीक है, अब यहां पर देखो सी डी आव्यूह में से मैं ए बी आव्यूह को घटा रहा हूं, इनका अंतर ज्ञात कर रहा हूं। और मैंने आपको बताया कि 2 आव्यूह का अंतर और योगफल तभी संभव है जब दोनों की कोटि समान हो। मतलब सी डी और ए बी की कोटि समान होनी चाहिए। तो 2 और 2 तो समान है, n बराबर में 2 हो जाएगा। इसका मतलब बेटा यहां पर हमने डी आव्यूह की कोटि ज्ञात कर ली। डी आव्यूह की कोटि भी 2 गुणा 2 होगी। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर बेटा हम मानेंगे, माना डी आव्यूह है ए बी सी डी। ये बेटा यहां पर मैंने डी आव्यूह मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम करेंगे सी डी। सी डी ज्ञात करेंगे। देखिए सी डी क्या होगा? सी आव्यूह बेटा हमारे पास है 2 5 3 8। डी आव्यूह बेटा हमारे पास है ए बी सी डी। इन दोनों आव्यूह का बेटा हमें यहां पर गुणा करना है। चलिए गुणा करिए। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो क्या 2a प्लस 5c। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2b प्लस 5d हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे 3a प्लस 8c होगा। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे 3b प्लस 8d हो जाएगा। यह आ गया बेटा हमारे पास सी डी। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या होगा? ए आव्यूह क्या है बेटा? ए आव्यूह है 2 - 1 3 4। बच्चों बी आव्यूह हमारे पास है 5 2 7 और 4। चलिए अब इन दोनों आव्यूह का गुणा करते हैं। सो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, 2 पंजे 10, 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0 बचेंगे। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, 3 पंजे 15, 7 चौक 28, 28 और 15 43। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 16 और 6 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा ए बी आव्यूह आ गया। ठीक है, अब प्रश्न में दिया गया है कि सी डी माइनस ए बी बराबर 0 आव्यूह है। तो यहां पर देखो सी डी माइनस ए बी हम करेंगे। अब सी डी माइनस ए बी, देखिए बेटा ये क्या होगा? सी डी आव्यूह क्या है हमारे पास? 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d। ये हमारे पास सी डी आव्यूह आया। माइनस ए बी आव्यूह क्या है बेटा? 3 0 43 22। ये हमारे पास ए बी आव्यूह है। अच्छा, ये बराबर है किसके? 0 आव्यूह के, मतलब 0 0 0 0 के। यहां पर सर आपने 2 गुणा 2 कोटि का 0 आव्यूह क्यों लिखा? इसलिए लिखा बेटा क्योंकि इनकी कोटि भी 2 गुणा 2 ही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से इसको घटाओ, क्या मिलेगा? ये होगा 2a प्लस 5c माइनस 3। यहाँ पर 2b प्लस 5d, यहाँ पर 3a प्लस 8c माइनस 43, यहाँ पर 3b प्लस 8d माइनस 22। ये बराबर हो जाएगा 0 0 0 0 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये दोनों आव्यूह समान हैं, बराबर का चिन्ह लग रहा है ना। तो तुलना करने पर बेटा मैंने आपको आव्यूह की समानता में बताया
कि दो अवयव समान तब होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर और कोटि समान हो। तो कोटि समान है, संगत अवयव भी बराबर कर दीजिए। तो क्या 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 2a प्लस 5c बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3a प्लस 8c, 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर 0 है। तो यहाँ से 3a प्लस 8c बराबर हो जाएगा 43 के। ठीक है, पहले बेटा इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें a और c के मान निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, किसी एक का गुणांक समान बना लेते हैं। a का समान बनाता हूँ, यहाँ पर 3 का गुणा करता हूँ, यहाँ पर बेटा मैं 2 का गुणा करता हूँ। ये बेटा मेरे पास बन जाएगा, इधर 3 का गुणा करने पर 6a प्लस 5 15c बराबर में 9। यहाँ पर 2 का करूँगा तो 6a प्लस 8 दूनी 16c बराबर 86। यहाँ पर बन जाएगा, घटाइए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस c बराबर माइनस 77। तो c का मान आ गया 77। ठीक है, अब c के मान को किसी भी समीकरण में रख दो। मान लो इस वाले समीकरण में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5 गुणा 77 बराबर 3। ठीक है, तो 2a प्लस 5 7 35 का 5 कहाँ से लगी 3, 35 3 38 बराबर 3। सो 2a बराबर माइनस के 382 हो जाएगा। तो a बराबर माइनस के 151 में आ जाएंगे। a का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया। सेम ऐसे बेटा हम b और d का मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर बेटा 2b, यहां पर बच्चों 2b प्लस 5d बराबर हो जाएगा 0 के, एंड 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0 होगा। अर्थात यहां से 3b प्लस 8d बराबर 22 हो जाएगा। अगेन मैं यहां पर 3 का गुणा करता हूं, यहां पर 2 का गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6b प्लस 5 15d बराबर 0। 2 का करेंगे तो 6b प्लस 16d बराबर 22 दूनी 44। घटाइए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ माइनस डी बराबर माइनस 44, माइनस से माइनस गया, डी का मान आ गया 44। डी के मान 44 को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। मान लो इस वाले में रखोगे तो 2b प्लस 5 गुणा 44 बराबर 0। तो 2b बराबर माइनस के 220, b का मान हो जाएगा माइनस का 110। ठीक है, ये बेटा b का मान आ गया। तो ABCD के मान आ गए, तो अतः D अवयव बेटा हमारे पास बन जाएगा, A का मान कितना है बेटा माइनस 191, B का मान माइनस 110, C का मान 77, D का मान 44। ये बेटा हमारे पास D अवयव हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से बच्चों आपको इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके कई बार जेईई में भी एग्जाम पूछे गए हैं। ठीक है, सो ऐसे बेटा आपको ने सॉल्व करना है। अब देखो जेईई में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपके पास टाइम 1 या 2 मिनट ही रहेगा। सो उस केस में बेटा आपको अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि मैंने फटाक से गुणा कर दिया, सेम ऐसे ही बच्चों आपको भी अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके सर क्या काम दे दिया, ये एक और काम, ये तो हम हरगिज नहीं करेंगे। अरे बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैलकुलेशन यदि आपकी स्ट्रांग होगी ना बेटा, तो ये आपको हर जगह काम आएगी। ठीक है, ओके चलिए अब चलते हैं बेटा हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों पर। ये एक इंपॉर्टेंट उदाहरण था, इसका मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया। ठीक है, चलिए अब विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव है। ये बेटा जी मुझे यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे।
ठीक है। यहां पर बोला गया कि ए और बी सममित अवयव है, चूंकि ए तथा बी सममित अवयव है। अब सममित अवयव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका परिवर्त इन्हीं के बराबर होता है, अर्थात ए का परिवर्त बराबर होगा ए के और बी का परिवर्त बराबर होगा बी के। जो जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा था ना, उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। सिद्ध करना है मुझे कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। सो यहां पर बेटा हम, यहां पर बच्चों हम मानेंगे, माना P बराबर है ए बी माइनस बी ए के। अब यहां पर बेटा मैं इसका परिवर्त ज्ञात करूंगा। P का परिवर्त बराबर होगा ए बी माइनस बी ए का परिवर्त। अब बच्चों आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको परिवर्त के गुणधर्म लिखवाए थे। वहां पर मैंने आपको लिखवाया था कि a माइनस बी का परिवर्त बराबर होता है a का परिवर्त माइनस b के परिवर्त के। सो उस गुणधर्म से ये बन जाएगा ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। अच्छा, परिवर्त के गुणधर्म में मैंने आपको गुणधर्म नंबर 4 भी लिखवाया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि ए बी का परिवर्त बराबर होता है बी का परिवर्त ए के परिवर्त के। सो ये बनेगा बी का परिवर्त ए का परिवर्त। सेम इसी गुणधर्म से ये बन जाएगा ए का परिवर्त बी का परिवर्त। ये हो गया पी का परिवर्त, ठीक है। अब देखो बी का परिवर्त बराबर है बी के, ए का परिवर्त बराबर है ए के, तो ये मान यहां पे रखो, तो ये हो जाएगा पी का परिवर्त बराबर में, बेटा बी का परिवर्त तो बी के बराबर हो गया, ए का परिवर्त ए के बराबर हो गया, माइनस ए का परिवर्त ए के बराबर हो गया, बी का परिवर्त बी के बराबर हो गया। क्या आ गया? बी ए माइनस ए बी। अच्छा बच्चों, यहां से माइनस कॉमन लोगे आप तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। और ए बी माइनस बी ए क्या है सर? ए बी माइनस बी ए तो पी अवयव है, तो इसका मतलब पी का परिवर्त बराबर आ गया माइनस पी के। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पी एक विषम सममित अवयव है। किसी अवयव का परिवर्त यदि उस अवयव के ऋण अवयव के बराबर हो तो वो विषम सममित अवयव होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः पी विषम सममित अवयव है। पी बोले तो ए बी माइनस बी ए या ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। क्लियर बेटा? और देखो यही बच्चों हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, तो ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। ठीक है, तो यहां पर बेटा दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि ए सममित अवयव है तो बी डैश ए बी भी सममित होगा, और यदि ए विषम सममित अवयव है तो बी डैश ए बी भी विषम सममित होगा। ये मुझे यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, सो यहां पर दो केस बनेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, माना ए सममित अवयव है। ये बेटा पहला केस है। अब ए सममित अवयव है, इसका मतलब है कि इसका परिवर्त इसी के बराबर होगा। ठीक है, अब बेटा मुझे इसमें दर्शाना है कि बी डैश ए बी भी सममित होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर मान लेता हूं, माना P बराबर है बी डैश ए बी के। चलिए अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो P का परिवर्त बराबर होगा बी डैश ए बी का परिवर्त, चाहे डैश लगा लो चाहे टी लिख दो, बात बराबर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बेटा हम ऐसा करते हैं, इसको तो एक जोड़ा मान लेते हैं, इसको दूसरा जोड़ा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहां पर देखो P का परिवर्त बराबर हो जाएगा, आप ऐसे समझिए कि बी डैश ए ये तो एक अवयव और ये दूसरा अवयव, तो दो अवयव के गुणन का परिवर्त, तो बाद वाले को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी का परिवर्त, पहले वाले को बाद में लिखेंगे,
बी डैश ए का परिवर्त, ये यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम पुनः परिवर्त का गुणधर्म लगाएंगे, तो क्या बी का परिवर्त, ये आगे आ जाएगा ए, तो ए का परिवर्त और ये हो जाएगा बी के परिवर्त का परिवर्त। यहां पे फिर गुणधर्म लगाइए, तो बी का परिवर्त बेटा बी का परिवर्त होगा, अच्छा ए का परिवर्त ए के बराबर है क्योंकि सममित आव्यूह है, बी के परिवर्त का परिवर्त तो ये बी आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तो पी का परिवर्त क्या आ गया, ये आ गया बी डैश ए बी, अर्थात ये क्या है, पी आव्यूह। तो अतः पी अर्थात बी डैश ए बी सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह बेटा, सममित आव्यूह। ठीक है, ये बच्चों कब है, जब ए हमारा सममित आव्यूह है। ठीक है, जब ए सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी भी सममित आव्यूह है। ओके, अच्छा अब इसके बाद यहां पर हम मानेंगे केस 2। अब बच्चों मानेंगे, माना कि ए विषम सममित आव्यूह है, ए विषम सममित आव्यूह है, अर्थात ए का परिवर्त बराबर है माइनस ए के। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा P हमारे पास है बी डैश ए बी के बराबर, और हमने P का परिवर्त निकाला था, देखो कहां तक आया था, वो यहां तक आ गया था। ठीक है, वो आ गया था B का परिवर्त A का परिवर्त और B के परिवर्त का परिवर्त, यानी कि B के बराबर आ गया था। अब A का परिवर्त बेटा माइनस ए के बराबर है, तो P का परिवर्त बराबर हो जाएगा B का परिवर्त माइनस ए बी, अर्थात P का परिवर्त बराबर हो जाएगा माइनस B का परिवर्त B डैश ए बी। ठीक है, मतलब P का परिवर्त बराबर है माइनस P के, तो अतः P अर्थात B डैश ए बी विषम सममित आव्यूह है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहां पर आप सब सोच में पढ़ रहे होंगे, सर ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे। बेटा ऐसे पूछे जाएंगे, वहां पर कहेगा कि बी डैश ए बी सममित होगा, कब, जब बी सममित आव्यूह हो, ए सममित आव्यूह हो, ए बी सममित आव्यूह हो, इस तरीके से वहां पर बोलेगा। ठीक है, तो फिर वहां पर आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्लियर। चलिए, तो ये था विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 पर। अब यहां पर बेटा में एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। यदि आव्यूह ए ये दे रखा है, ये समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। देखो एक ही क्वेश्चन में आव्यूह की समानता का कंसेप्ट भी आ गया, आव्यूह के गुणन का कंसेप्ट भी आ गया, आव्यूह के परिवर्त का कंसेप्ट भी आ गया। ठीक है, सो यही तो है यार मजा इन विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को करने में, कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट काम में आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेटा यहां पर देखो हमारे पास ए आव्यूह दिया गया है 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z, ये बेटा हमें यहां पर ए आव्यूह दिया गया है। ठीक है, अब बेटा हम इसका परिवर्त निकाल लेते हैं, अर्थात ए डैश। देखो ए डैश क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो क्या 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। ठीक है, ये हो गया बेटा ए डैश। ठीक है, अच्छा अब ए डैश ए बराबर आई, ये हमसे कहा गया है, क्या क्या गया, ए डैश ए बराबर में आई है। सो पहले तो ए डैश को लिखो, ए डैश है 0 2y z x y
माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, अब ए को लिखो, तो ए है 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ये बेटा ए आव्यूह में दे रखा है। ठीक है, इनका गुणन बेटा आई के बराबर है, आई यानी कि तत्समक आव्यूह के। अब देखो बेटा, इसकी कोटि 3 गुणा 3 है, इसकी कोटि भी 3 गुणा 3 है। क्या इन दोनों का गुणन संभव है? भाई इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है। और गुणा होकर 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह बनेगा, मतलब यहां पर 3 गुणा 3 कोटि का इकाई आव्यूह होगा। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों हम इन दोनों आव्यूह का यहां पर गुणा करेंगे। देखिए बेटा क्या बनेगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, तो 0 एक्स स्क्वायर 2x²। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0। दूसरे स्तंभ से करेंगे 4y² y² 6y² हो जाएगा। तीसरे स्तंभ से 2yz माइनस वाई जेड 0 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0। 2yz माइनस वाई जेड तो 0 हो जाएगा। z² तो 3z² हो जाएगा। ये बेटा यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गुणा बेटा कर लिया। अब देखो दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहां से तुलना करने पर प्यारे बच्चों तुलना करने पर देखिए क्या होगा, 2x² बराबर हो जाएगा 1 के, अर्थात x² बराबर है 1/2 के, मतलब x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 के। इसके अलावा 6y² बराबर 1 है, मतलब y² बराबर 1/6 होगा, अर्थात y बराबर प्लस माइनस 1/√6 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3z² बराबर 1 है, सो z² बराबर 1/3 होगा, z बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, सो ये बेटा हमारे पास x y z के मान आ जाएंगे। यही बेटा हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया बेटा सभी को? चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 4। यहां पर हमें x के किस मान के लिए इन 3 अवयवों का गुणन 0 के बराबर होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बेटा इस अवयव की कोटि देखो कितनी है भाई, एक पंक्ति 3 स्तंभ में 1 गुणा 3। इसकी कोटि कितनी है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ 3 गुणा 3। इसकी कोटि 3 गुणा 1। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस अवयव का गुणा इस अवयव के साथ करेंगे। क्या ऐसा संभव है? देखो पहले चेक करके, इसके स्तंभ 3 है, इसकी पंक्तियां 3 है, मतलब गुणन संभव है, और गुणा होकर के 1 गुणा 3 कोटि का अवयव बनेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो बेटा अब काम को अंजाम दें। चलो भाई, तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले अवयव हमारे पास है 1 2 1, इसका हमें गुणा करना है 1 2 0 2 0 1 1 0 2 के साथ, और फिर इसका गुणा करना है हमें, अच्छा ये तो स्तंभ अवयव, हाँ भाई 0 2 x के साथ, बराबर में हमें दे रखा है 0। ठीक है, अच्छा चलो भाई इनका गुणा करते हैं आपस में। देखो क्या बनेगा, मैंने आपको बताया कि 1 गुणा 3 कोटि का अवयव बनेगा। तो देखो क्या बनेगा, वो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करो, 1 2 दूनी 4 1 4 5 6 बन जाएगा। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ करोगे 2 0 0 2 बन जाएगा। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ करोगे 0 2 1 2 2 2 4 बन जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर रह जाएगा 0, 2x बराबर 0। अब इसकी कोटि 1 गुणा 3 है, इसकी कोटि 3 गुणा 1 है। इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है। 1 गुणा 1 कोटि का भी बनेगा। चलो गुणा करते हैं। 6 गुणा 0 से 0, 2 दूनी 4 प्लस में 4x इधर बराबर है 0 के। तो इसका मतलब बेटा 4x बराबर हो गया -4 के, x का मान आ गया -1। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बच्चों आपको अवयव a ये दे रखा है तो सिद्ध करना है कि a² - 5a + 7i बराबर होगा 0 अवयव के। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो प्यारे बच्चों, हमें a अवयव दे रखा है 3, 1 -1 2। यहां पर बेटा हमें सिद्ध करना है कि a² - 5a + 7i 0 अवयव के बराबर हो। तो सबसे पहले हम यहां पर ज्ञात करेंगे a², जो कि बराबर होगा a गुणा a के। अब a अवयव है प्यारे बच्चों 3, 1 -1 2। इसका गुणा करेंगे बेटा हम 3, 1 -1 2 के साथ ही। सो ये बच्चों हमारे पास बनेगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे 3 3 9, 9 में से 1 गए तो 8। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे 3 × 3, 3 और 2 5। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से -3 -2 -5। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से -1 प्लस के 4, 4 में से गए तो 3। ये बेटा हमारे पास a² बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बेटा मुझे ज्ञात करना है a² - 5a + 7i। ये देखिए बेटा क्या बनेगा। सो a² हमारे पास आया 8, 5 -5 3, बस मान रख दो आप -5। a अवयव क्या है भाई, a अवयव 3, 1 -1 2 + 7। i क्या होता है सर, i क्या होता है बेटा, तत्समक अवयव होता है। भूल गए क्या है भाई, भूल गए। 1 0 0 1 2 गुणा 2 कोटि का लेंगे, क्योंकि यहां पर सबकी कोटि 2 गुणा 2 है। ओके, अच्छा अब देखो इसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो ऐसा करो कि इस अक्षरों का है ना अंदर गुणा कर दो। तो क्या 8, 5 -5 3। ऐसा करता हूं, यहां पर मैं -5 के गुणा करता हूं ताकि यहां प्लस का चिन्ह आ जाए। तो क्या -15 -5 5 -10 प्लस 7 का गुणा करोगे 7 0 0 7 हो जाएगा। चलो भाई तीनों अवयव को आपस में जोड़ते हैं। संगत अवयव को जोड़ना है। 8 और 7 15, 15 में से 15 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 5 -5 + 5 0, 3 और 7 10, 10 में से 10 गए 0। क्या आ गया 0। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a² - 5a + 7i बराबर 0। और यही बेटा हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। सो हैंस प्रूफ। इस तरीके से बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया बेटा। ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे को ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 6 पर। अब यहां पर भी कहा गया कि यदि इस अवयव का हम इस अवयव के साथ गुणा करें फिर इसके साथ गुणा करें, वो 0 के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 4। सेम उसी तरीके से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। फर्क इतना है कि वहां पर यहां पर x वाला पद नहीं था, यही था केवल, यहां पर दोनों जगह है। ठीक है, मतलब यहां पर x² का पद बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां पर बेटा हमारे पास है अवयव x - 5 -1। इसका बेटा जी गुणा करना है हमें एक 3 गुणा 3 कोटि के अवयव के साथ, जो कि है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर इसका गुणा करना है हमें अवयव x 4 1 के साथ, और ये बराबर होगा 0 के। अब बेटा यहां पर आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पहले इस अवयव का गुणा इसके साथ कर सकते हो या फिर इसका गुणा इसके साथ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं बेटा इसका गुणा इसके साथ ही करता हूं।
ठीक है। तो देखो इसकी कोटि है 1 गुणा 3, इसकी कोटि है 3 गुणा 3, इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर है, गुणा संभव है, 1 गुणा 3 कोटि का ही आव्यूह बनेगा। सो देखिए क्या होगा वो आव्यूह, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो x 0 माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 2। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे 0 माइनस 10 बन जाएगा। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे 2x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, तो हो गया 2x माइनस 8। ये तो बेटा मैंने इन दोनों अवयव का यहाँ पर गुणा कर दिया। क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, किसका? x 4 1 का, और ये बराबर आएगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी कोटि है 1 गुणा 3, इसकी कोटि है 3 गुणा 1, इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है। गुणा होकर 1 गुणा 1 कोटि का ही आव्यूह बनने वाला है। क्या होगा वो ध्यान से देखना, x माइनस 2 का गुणा होगा बेटा x के साथ, माइनस के 40 प्लस 2x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, गुणा करोगे बेटा सो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। बेटा 2x से 2x कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 और 8 48। सो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 16 3 48 4 वर्गमूल 3। ये बेटा हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। x का मान प्लस का 4 वर्गमूल 3 भी होगा और माइनस का 4 वर्गमूल 3 भी होगा। क्लियर? ये था विविध प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 6 का हल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है बेटा वो एक भाषा संबंधी क्वेश्चन है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग हमारी डेली लाइफ में भी फेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इस डेली लाइफ की प्रॉब्लम का आव्यूह की सहायता से सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है। कोई एक मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, निर्माता जानते हो ना, जो कि चीजें बनाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन किसी ने बनाया होगा ना, तो उसको हम निर्माता बोलेंगे। ठीक है, सो एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। 2 अलग अलग मार्केट में वो उनको बेचता है। ठीक है, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। ठीक है, ये वार्षिक बिक्री है, बाजार फर्स्ट में इतनी, बाजार सेकंड में इतनी। ठीक है, अब यदि XYZ की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रम से 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। हमें यह बताना है कि प्रत्येक बाजार में उसे कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे चीजों को बेचने में। देखो बाजार फर्स्ट में X प्रकार की वस्तु 10,000 बिक रही है, Y प्रकार की 2,000, Z प्रकार की 18,000। सेकंड बाजार में X प्रकार की वस्तु 6,000 बिक रही है, Y 20,000, Z 8,000 बिक रही है। ठीक है, हमें यह बताना है कि कुल कितनी आय उसे मिलेगी। तो यहां पर देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास जो वस्तु बिक रही है ना, उसका एक आव्यूह A है। ठीक है, आव्यूह A है, यह है 10,000, 2,000, 18,000, बेटा जी 6,000, 20,000 एंड बेटा 8,000। ठीक है, ये है कितनी वस्तुएं बिक रही हैं उनका आव्यूह। ठीक है, अब यहां पर देखो कि XYZ की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, अच्छा इसकी कोटि देखो कितनी है, 2 गुणा 3। ठीक है, अब विक्रय मूल्य वाली का ये देखो कि XYZ की प्रत्येक विक्रय मूल्य है इतना। ठीक है, अच्छा तो इसको मान लो कि ये B है हमारे पास। अब इसका आव्यूह बेटा इस प्रकार से बनेगा, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये। ठीक है, ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है, मतलब ये है कि X प्रकार की वस्तु का मूल्य 2.5 रुपये, Y का 1.5 रुपये और Z का 1 रुपया है। ठीक है भाई, अच्छा अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, यहां पर बेटा हमें इन दोनों आव्यूह को गुणा करना है, मतलब A भी बच्चों में यहां पर ज्ञात करना है। सो A आव्यूह बनेगा
10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। इसका गुणा हमें करना है बेटा 2.5, 1.5 एंड 1 के साथ। सबसे पहले देखिए क्या गुणन संभव है, तो इसकी कोटि है 2 गुणा 3, इसकी कोटि है 3 गुणा 1। इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है। यही कारण है बेटा हमने इसको ऐसे लिखा। यदि आप लंबा करके लिखते तो कोटि 1 गुणा 3 हो जाती, तो गुणन संभव ही नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो गुणा होकर के 2 गुणा 1 कोटि का अवयव बनेगा, और बनना भी चाहिए क्योंकि 2 ही मार्केट है हमारे, एक तो बाजार फर्स्ट और एक बाजार सेकंड। ठीक है, चलिए अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे। 10,000 का गुणा 2.5 के साथ करोगे तो 25,000, 2,000 का गुणा 1.5 के साथ करोगे तो 3,000, 28,000, 46,000, तो इधर हो जाएगा भाई। ठीक है, इधर करोगे 6 दूनी 12, 3 15,000, 30, 40, 45 और 8 53,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके ये हुआ कि बाजार फर्स्ट में तो 46,000 की वस्तुएं बेची गई हैं, बाजार सेकंड में 53,000 की वस्तुएं बेची गई हैं। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। सो बाजार फर्स्ट में कुल आय, बाजार फर्स्ट में कुल आय बराबर है 46,000 की, और बाजार सेकंड में कुल आय बराबर है 53,000 की। क्लियर बेटा जी? अच्छा, अब देखो बेटा इसी प्रश्न में एक सेकंड पार्ट भी है। उसमें कहा गया कि यदि उपयुक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब मुझे लाभ ज्ञात करना है। अब लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सो पहले मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई क्रय मूल्य निकालते हैं। सो यहां पर देखो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य, अब कितनी वस्तुएं बेची गई हैं भाई, उसका अवयव कौन सा है? उसका अवयव ये है 10,000, 2,000, 18,000, इसके अलावा 6,000, 20,000 और इधर 8,000। यही है ना? अच्छा, कीमत क्या है? इसकी है 2 रुपये, इसकी है 1 रुपये, इसकी है 50 पैसे। देखो बेटा अब क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका गुणा इससे करो। 10 दूनी 20, 2 22, 22 और 9 31,000। यहां पर 6 दूनी 12, 20 3 32 और 4 36,000। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, सो अब देखिए लाभ क्या हुआ। बाजार फर्स्ट में लाभ, बाजार फर्स्ट में लाभ। भाई कितने की चीज बेची बाजार फर्स्ट में? 46,000 की। एक्चुअलिटी में थी कितने की? 31,000 की। तो यहां तो बच गया हमें 15,000 रुपया। बाजार सेकंड में लाभ देखो कितना होगा। बाजार सेकंड में लाभ, अब देखो भाई बेची कितने की? 53,000 की। थी कितने की एक्चुअलिटी में? 36,000 की। कितने का मुनाफा हो गया? 17,000 का। सिंपल, ऐसे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना। देखा डेली लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे हमने अवयव की सहायता से सॉल्व कर दिया। क्लियर बेटा? समझ में आ गया सभी को? चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, विविध प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 8 पर। यहां पर कहा गया कि अवयव x ज्ञात कीजिए यदि x अवयव का हम इस अवयव के साथ गुणा करें और हमें यह अवयव प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो बेटा इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेटा जी हमें यहां पर दिया गया x गुणा एक अवयव है 1 2 3 4 5 6 बराबर में यहां पर है -7 -8 -9 2 4 6। हमें अवयव x को ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी
क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं उसी का यूज करके काफी बार जेई और एनडीए में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो बेटा इसकी कोटि कितनी है भाई, 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, 2 गुणा 3। इसकी कोटि कितनी है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 गुणा 3। मान लो x आव्यूह की कोटि m गुणा n है। पहली बात देखो x आव्यूह के इसके साथ गुणा हो रहा है भाई, तभी तो ये आव्यूह मिल रहा है ना। अब इन दोनों आव्यूह का गुणन कब संभव है, जब इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर हो, मतलब n 2 के बराबर होगा। पहली चीज तो ये आ गई। इन दोनों आव्यूह का गुणा होगा, कितनी कोटि का आव्यूह बनेगा, m गुणा 3 कोटि का, जो कि बराबर है 2 गुणा 3 कोटि के आव्यूह के। अब 2 आव्यूह समान कब होते हैं, जब उनकी संगत जब उनकी कोटियां समान हो। तो 3 3 तो बराबर है, m बराबर हो जाएगा 2 के। मतलब ये कि x आव्यूह की कोटि 2 गुणा 2 होगी, x की कोटि हो जाएगी 2 गुणा 2। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम मानेंगे, माना x आव्यूह बराबर है ए बी सी डी के। बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन याद है, उदाहरण ऐसा ही था वो भी। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम x का मान रख देंगे, तो ये बनेगा ए बी सी डी गुणा आव्यूह 1 2 3 4 5 6 बराबर हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6 के। चलिए भाई इन दोनों आव्यूह का गुणा करते हैं, तो ये बनेगा a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b। यहाँ पर c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d, और ये बराबर होगा -7 -8 -9 2 4 6 के। ठीक है, अब देखो दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, तो तुलना करने पर यहां से बेटा तुलना करने पर ये बच्चों हमारे पास आएगा अब a प्लस 4b बराबर -7 एंड 2a प्लस 5b बराबर -8 एंड 3a प्लस 6b बराबर में -9। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये बन गया 3a प्लस 9b बराबर -15। घटाओ इसको और इसको, तो माइनस 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 का प्लस, ये कट गया, 6 में से 9 गए -3b बराबर 15 में से 9 गए 6, तो b का मान आ गया, b का मान कितना आ गया -2। b के मान को यहां पे रख दो, तो ये बनेगा a -8 बराबर -7, a बराबर 8 -7, मतलब a का मान आ गया 1। ए और b के मान आ गए, ऐसे c और d के मान निकाल लो। सो c प्लस 4b c प्लस 4d, c प्लस 4d बराबर है बेटा जी 2 के, और साहब जी के 2c प्लस 5d बराबर है 4 के, और 3c प्लस 6d ये बराबर है 6 के। ठीक है, यहां पर अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये होंगे 3c प्लस 9d बराबर 6। घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये कट 6d में से 9d गए तो -3d बराबर 0, तो d का मान आ गया 0। किसी भी समीकरण में रख दो, c बराबर हो जाएगा 2। ABCD के मान आ गए, तो अतः x बराबर, x आव्यूह बेटा हमारे पास हो जाएगा a की जगह पर 1, b की जगह -2, c की जगह 2, d की जगह 0। ये बेटा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने में आसान होता है, बट जो मेन चीज होती है वो होती है बेटा ये कि हमें ये पहचानना है कि x की कोटि कितनी होगी। ठीक है, इसी वजह से ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्लियर? तो ये था विविध प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 8 का हल। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन है जो कि MCQ क्वेश्चन की तरह है, चलो उनका भी सॉल्यूशन हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9। ये वाला क्वेश्चन बेटा काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। यहाँ पर कहा गया कि यदि ए आव्यूह ये है इस प्रकार के a² बराबर i, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पर ए अवयव हमें दिया गया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए गुणा ए, सो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा गुणा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। और ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, आई के। ठीक है, गुणा करोगे बेटा पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0, या अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0। यहाँ पर हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर आई, मतलब 1 0 0 1। तुलना करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 होगा, या फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे जाओ। अगला प्रश्न है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो बताइए वो आव्यूह क्या होगा। अब बेटा एक आव्यूह सममित है, मतलब ए का परिवर्त ए के बराबर है, और वो विषम सममित भी है, मतलब ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर भी है। दोनों को जोड़ोगे तो 2a का परिवर्त बराबर हो जाएगा शून्य आव्यूह के, मतलब a का परिवर्त शून्य आव्यूह के बराबर हो जाएगा। और a का परिवर्त शून्य के बराबर है, मतलब a भी शून्य आव्यूह के बराबर है। तो इसका मतलब a एक शून्य आव्यूह है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं विविध प्रश्नावली का। उसी के साथ बेटा ये चैप्टर भी लगभग खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बच्चों आपको पिछले वर्षों में पूछे गए इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आपको i प्लस ए की घात 3 माइनस 7a का मान बताना है, क्या होगा। सो भाई देखिए i प्लस ए की घात 3 माइनस 7a बताना है क्या होगा। ए स्क्वायर बराबर है बेटा ए के। सबसे पहले बेटा मैं आपको इसको सिंपल तरीके से खोलेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब के तरीके से। तो क्या आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a, ये बन गया। अब आई क्यूब बेटा मैं आपको बता दूं कि तत्समक आव्यूह का आप कितना ही बार गुणा करना आपको वही मिलेगा। भाई ए की घात कुछ भी हो, एक ही होता है उसका मान, तो इसका मान तो आई हो जाएगा। ए क्यूब है, इसको मैं ए गुणा ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 3 आई स्क्वायर को आई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, प्लस 3 ये आई, ए स्क्वायर को अभी ए स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 7a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के। सो ये बेटा बन जाएगा अब आई प्लस ए गुणा ए प्लस 3ia, तो आई ए बेटा ए के बराबर ही होगा। भाई मैंने आपको बताया ए आई बराबर आई ए बराबर में ए होता है। ठीक है, सो आई ए बराबर में ए हो जाएगा, गुणधर्म में बताया मैंने। प्लस में 3 ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये 3a हो गया, माइनस का 7a। अब ए गुणा ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर बराबर है ए के, तो ये भी ए बन गया, प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। 3 3 6 7a, 7a में 7 के 0, तो ये हो गया आई प्लस 0, मतलब आई ही बन जाएगा। सो ऑप्शन सी बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये थे बच्चों विविध प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों के हल। ठीक है, इसी के साथ विविध प्रश्नावली बच्चों यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। अब आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आज की हमारी क्लास का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और चाहता हूँ कि आप सब भी इन प्रश्नों को एक बार खुद से भी करके जरूर देखें। ठीक है, चलिए बेटा अब आपके दीपक सर यहाँ पर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय।